अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेज़र बम्प्स के बारे में। तो मुझे बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, ये बहुत कॉमन इश्यू है और बेसिकली रेज़र बम्प्स क्या है कि कुछ लोग जब अपने शेव करते हैं ना, जो रेज़र के साथ, तो वो नोट करते हैं कि शेविंग के थोड़ी देर बाद या अगले दिन ये छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं, जो कि पेनफुल भी होते हैं, ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और देखने में भी ज़ाहिर है बुरे लगते हैं। तो मतलब मुझे लोग पूछते हैं कि भई हमारा तो रेज़र भी साफ़ था, तो हमारी टाँगें भी साफ़ थीं, तो क्यों हो गए? हमारी स्किन क्यों ऐसी है? तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं इन सब लोगों को अच्छा काउंसल भी कर लूँ, एक्सप्लेन भी कर लूँ कि ये क्या है, क्यों होता है, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये होता है कि आपको पता है कि जो बाल होते हैं ना, वो रोज़ ही थोड़ा-थोड़ा ग्रो करते हैं ना। तो इसमें जो शेप्ड बाल होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो ग्रो ज़रा उनका रुख जो ग्रोथ का होता है, वो गलत होता है और वो अंदर ही वापस मुड़ के स्किन के अंदर ग्रो कर जाते हैं और हमारी स्किन उसको एज़ अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करके ना उसको अटैक करती है, ठीक है? और वहाँ पे फिर इसीलिए छोटे-छोटे दाने, पस वाले और रेडनेस और इरिटेशन हो जाती है, ठीक है? ये बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, तंग आ जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हमने शेव भी करनी है, तो ये क्या आवाज़ आ रही है? तो इसको हम इंग्लिश में वी कॉल इट सूडो फॉलिक्यूलाइटिस बार्बाई, ठीक है? एंड इट्स वेरी, वेरी, वेरी कॉमन, ठीक है? तो इसकी कॉज़ क्या है? सबसे ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कॉज़ेज़ हों, लेकिन डिफरेंट लोगों में ये मुख्तलिफ कॉज़ेज़ मैंने नोट की हैं एंड दे आर वेरी कॉमन इसलिए आई एम गोइंग टू डिस्कस देम। सो शेविंग टू क्लोज़ली कुछ लोग क्या करते हैं कि जब शेव करते हैं ना, तो स्किन को ज़रा टाइट खींच के करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बहुत ही नीट लुक आए, बहुत क्लोज़ शेव हो। इस वजह से ये जो है ना अ, इश्यू ये क्रिएट होता है। फिर ये कि जो ड्राई स्किन है, उसके ऊपर समटाइम्स लोग डायरेक्टली अपना टाइम बचाने के लिए फटाफट शेव करने के लिए स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज़ नहीं करते और खुश्क स्किन के ऊपर ही शेव कर देते हैं। ये भी गलत है। फिर ये कि आपका रेज़र जो है, वो किस तरह का है, पुराना है, नया है, उसका ब्लेड जो है वो इस्तेमाल हो के डल तो नहीं हो गया, वो भी वजह हो सकती है, वो गंदा तो नहीं है, ये भी वजह हो सकती है, आप रेज़र दूसरे लोगों के साथ शेयर तो नहीं करते, ये भी वजह हो सकती है। फिर कुछ लोग हैं जिनकी वैसे ही हेयर की ग्रोथ ज़रा थिक है या उनके कर्ली बाल हैं, उनमें देखा गया है कि ये इश्यू ज़्यादा कॉमन है। फिर ये कि शेविंग से पहले स्किन को प्रॉपर्ली प्रेप नहीं उन्होंने किया, उसको स्किन को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कि कुछ लोग शेविंग क्रीम जो यूज़ करते हैं, वो बहुत हार्श होती है, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए भी हो सकता है। फिर ये देखा गया है कि शेविंग के बाद टाइट क्लोथिंग अगर आप पहने, जैसे कि टाइट्स वगैरह जो होती हैं, तो उसपे भी देखा गया है कि जो रगड़ होती है ना, बिल्कुल जस्ट फ्रेशली शेव्ड स्किन के साथ, ये भी कंट्रीब्यूट करती है इस प्रॉब्लम को। ज़्यादा कॉमनली इसके स्पॉट्स जो देखे गए हैं, वो हैं अंडर लेग्स, नेक्स और आर्मपिट्स और ख़ास तौर पे जो आदमी होते हैं, उनकी फेस, उसके ऊपर जो है वो बहुत ऑब्वियस होता है, जो दाढ़ी वाली जगह है। इस तस्वीर को ज़रा देख लें, तो इसमें ये है कि जो देखिए मैंने आपको कहा था ना कर्ली हेयर वाले जो लोग हैं, उनमें ये ज़्यादा चांस होता है, तो उसकी वजह यही है कि उनके बालों का रुख ज़्यादा टेढ़ा है और ज़्यादा चांस है कि वो वापस स्किन के अंदर ग्रो बैक कर लें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्पटम्स। सिम्पटम्स क्या हैं जी? छोटे-छोटे बम्प्स होते हैं, रेड होते हैं वो, इचिंग होती है और कभी-कभी जलन भी होती है। इसकी ड्यूरेशन कुछ लोगों में शेविंग के तकरीबन घंटे बाद ही आ जाता है, कुछ लोगों का अगले दिन ही रैश आता है। घर में हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं? इफ इट्स पॉसिबल जस्ट स्टॉप शेविंग, ठीक है? एक तो ये हल है। स्टॉप शेविंग यानी कि अगर आदमी है, क्लीन शेव से दाढ़ी को ज़रा कंसिडर करें। लेकिन ज़ाहिर है हर किसी को ये मशवरा नहीं सूट करेगा। तो उसका एक और अल्टरनेटिव ये है कि आप शेविंग की बजाय ट्रिमर इस्तेमाल करना शुरू हो जाएँ, इलेक्ट्रिक ट्रिमर जो होता है। उससे ये होता है कि बिल्कुल क्लोज़ शेव उस तरह से नहीं होती, तो ये मसला उस तरह से नहीं होता कि बाल जो है ना, वो ऑलमोस्ट शेव हुए होते हैं, लेकिन जो जहाँ से शुरू हो रही होती है उनकी ग्रोथ, उसको वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता।
फिर ये कि आप अल्टरनेटिव शेविंग मेथड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल डेपिलेशन, ये जो क्रीमें होती हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता क्रीमें हर किसी को सूट नहीं करती, वो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि या तो शेव करना छोड़ दें या किसी और मेथड पे स्विच हो जाएँ। तो फिर ये कि अपने बालों का जो रुख है ना, उसको नोट करें। अगर आप देखेंगे तो जो बाल होते हैं ना, वो एक ख़ास रुख में ग्रो करते हैं। तो वैसे देखने में जो नीट फिनिश आती है ना, वो तो इस चीज़ से आती है कि उसके रुख के अगेंस्ट शेव करें, ठीक है? वो लेकिन वो गलत है। प्रॉपर जो करेक्ट शेविंग होती है ना, वो जिस रुख में बाल उग रहा होता है, उसी रुख में शेव करना जो है ना, वही आपको इस इश्यू से बचाता है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि शेव करते वक़्त ये ध्यान दें कि बाल आपके सॉफ्ट हुए हों, स्किन आपकी मॉइस्चराइज़्ड हो। हाँ, अगर आप एक वार्म शावर ले रहे हैं, तो उसके एंड की तरफ आप शेव करें, तो चांस कम है कि आपको ये इश्यू हो। या फिर ये है कि आप कुछ अरसा एक गरम-गरम जो है ना कपड़ा, बहुत गरम नहीं, लेकिन कंफर्टेबल गरम, उसकी थोड़ी-सी टकोर कर लें स्किन को, ताकि बाल थोड़े-से नरम हो जाएँ। फिर ये कि कोई मॉइस्चराइज़र भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिफ़ोर यू स्टार्ट शेविंग योर स्किन, और वॉश भी करें। और फिर ये कि आफ्टर केयर भी उसकी इम्पोर्टेंट है, बाद में भी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अ, हमारे बालों का रुख, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दाढ़ी है, तो कुछ बाल इस रुख जा रहे हैं, कुछ कुछ बाल उस रुख ग्रो कर रहे हैं, तो अब हम किस तरह शेव करें? तो उसका ये टाइम बात ये है कि आप ना एक हैबिट बनाएँ, कंघी से लें और अपने बालों को आप ट्रेन कर सकते हैं ख़ास रुख में ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो कोशिश करें कि जो थोड़े से इधर-उधर हुए हुए हैं ना, उनको रोज़ हल्का-हल्का ब्रश करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो आप नोट करेंगे कि कुछ अरसे बाद उनका रुख चेंज हो गया होगा ग्रोथ का, ठीक है? लेकिन कभी भी बालों के रुख के अगेंस्ट शेव ना करें, बालों के रुख के अकॉर्डिंगली शेव करें, ठीक है? फिर ये कि बार-बार एक एरिया को रिपीटेडली शेव ना करें। ये कुछ लोग करते हैं कि एक दफ़ा शेव कर लिया, फिर उस जगह पे रेज़र फेर रहे हैं, फिर फेर रहे हैं। इस चीज़ को अवॉइड करें। फिर ये कि जब आप शेव कर लें, तो अपनी स्किन को वॉश करें और एक कूल सा, डैम्प सा जो है ना कपड़ा, उसके ऊपर रख लें उस एरिया पे। फिर ये कि अपना जो डिस्पोज़ेबल रेज़र है, वो हर 5 से 7 शेव्स के बाद और यूज़ मत करें, उसको फेंक दें। और उसको जब आप स्टोर करते हैं, तो एक कूल और ड्राई एरिया में स्टोर किया करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप ह्यूमिड और हीट वाली जगह पे उसको स्टोर करेंगे, तो मुमकिन है कि आपका ब्लेड जो है वो जल्दी ख़राब हो जाए और उसके ऊपर बैक्टीरिया वग़ैरह भी ग्रो करना शुरू हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रिक रेज़र इस्तेमाल करें, तो हर 5 से 7 शेव्स के बाद उसको थॉरली क्लीन करें। अगर आपकी फेस की बात है, तो हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप साथ-साथ ही शेव करते रहें, ताकि बालों को टाइम ही ना मिले कि वो ग्रो करके तो उल्टे रुख में जाएँ, ठीक है? फिर ये कि यू कैन स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस बाय अप्लाइंग एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल से मेरी मुराद है कि सही वाला एलोवेरा जेल, ठीक है? जो फ्रेश होता है। फिर ये कि केमिकल डेपिलेशन, जैसे कि मैंने कहा, वो हर किसी को सूट तो नहीं करती, लेकिन ये है कि ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इसका एक ख़ास बात ये है कि इसको लंबी देर नहीं लगाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्किन जलती है। आप कब डॉक्टर को कंसल्ट करें? इसके लिए जो प्रॉपर डॉक्टर है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, और उसमें ये है कि अगर आपने सारी शेविंग हैबिट्स अपनी करेक्ट करके देख ली है, लेकिन फिर भी आपको ये मसला चलता आ रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, स्किन को अच्छी तरह एग्ज़ामिन करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे करेक्ट शेविंग हैबिट्स के बारे में, और आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको ऊपर लगाने के लिए कोई ट्रीटमेंट या खाने के लिए गोलियाँ देंगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? कुछ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड 0.5% का जेल, उसका अक्सर मिलता है। ये अंडर लेग्स के लिए और आर्मपिट्स के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ होता है, 2.5% बेंज़ोइल पेरोक्साइड भी यूज़ होता है। अगेन, ये हर किसी को सूट नहीं करता, और ये अंडर लेग्स के लिए और आर्मपिट्स के लिए नहीं है। प्लस ये कि ये इसकी जो टेंडेंसी है कि चीज़ों को, कपड़ों को ब्लीच कर देता है। तो उस एरिया के साथ जो आपके कपड़े लगे हैं, मुमकिन है कि वो ब्लीच हो जाएँ थोड़े से। तो ये एक बात है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये आपकी रेडनेस और पेन वगैरह को, इचिंग को काफ़ी बेहतर कर देता है। एंटीबायोटिक की क्रीम अगर आपको ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टेरॉइड क्रीम आपको दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दे सकते हैं ख़ारिश को रोकने के लिए।
टॉपिकल रेटिनॉइड्स लाइक एडापिलिन वो आपको दे सकते हैं। ख़ास तौर पे फेस के लिए इट्स वेरी वेल टॉलरेटेड और ये बहुत अच्छा उसको क्योर करता है और निशान धब्बे भी नहीं पड़ने देता। फिर ये कि जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको वो मशवरा दे सकते हैं टू स्विच टू इलेक्ट्रिकल ट्रिमर्स। मैं तो पर्सनली यही एडवाइस करती हूँ और ज़्यादातर लोगों की इसके साथ काफ़ी सैटिस्फैक्शन हो जाती है। फिर ये कि कुछ लोग लेज़र हेयर रिमूवल को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो इस मसले के लिए दिए जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, वैसे तो ये दाने खुद ही ठीक हो जाते हैं, इतना कोई सीरियस नहीं मसला होता, लेकिन समटाइम्स ये इससे स्कारिंग हो जाती है, दाग पड़ जाते हैं, निशान बन जाते हैं स्किन के ऊपर, समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो सकती है और कीलॉइड भी बन सकते हैं। प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, अपनी शेविंग टेक्निक को सही करें, हेयर की डायरेक्शन में शेव करें, क्लीन रेज़र इस्तेमाल करें, स्किन को साफ और मॉइस्चराइज़ करके शेव करें, स्किन को पुल ना किया करें शेव करते हुए, ठीक है? पोस्ट केयर शेविंग के केयर भी किया करें, ठीक है? सूदिंग और अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव लगाएँ, मॉइस्चराइज़र लगाएँ और हार्श केमिकल्स को अवॉइड करें। एक्सफोलिएशन किया करें वक़्तन-फ़वक़्तन, उससे ये होता है कि डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है और उसमें जो बाल होते हैं, जो अंदर एनट्रैप हुए होते हैं, जो इनग्रोन हेयर्स होते हैं, वो भी समटाइम्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन ओवर एक्सफोलिएशन भी नहीं करनी चाहिए। एक्सफोलिएशन का तरीका बेसिकली ये है कि आप एक अच्छा सा स्क्रब खरीद लें और को समझें कि हफ्ते में 1 दफ़ा आप जो है ना उसको थोड़ा-सा मल-मल के स्किन के साथ ग्रेन-ग्रेन, दाने-दाने जैसा वो होता है, दानेदार सी क्रीम सी होती है, उसके साथ एक्सफोलिएशन हो जाती है। फिर अपने बालों को ट्रेन करें टू ग्रो इन वन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और डोंट शेयर योर रेज़र एंड डिवाइसेज़ विद अदर पीपल। आउटलुक ये है कि वैसे भी आप कुछ ना भी करो ना तो आम तौर पे ये कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है? इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको छुटकारा चाहिए ना, तो ये जो मैंने आपको सारी टिप्स दी हैं, अपनी शेविंग टेक्निक को और स्किन केयर के बारे में, इसको आप करके देखें तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने कुछ सीखा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि कोई इससे बेनिफिट कर सकता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैं रोज़ ही तकरीबन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करती हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।